नमस्कार फ्रेंड्स, मेरा नाम है डॉक्टर जयवीर शाह। मैं एक मैकेनिकल इंजीनियर हूँ। मास्टर्स मैंने ऑटोमोबाइल में किया है, पीएचडी भी मैकेनिकल में की है एंड मैं एक इंडियन पेटेंट एजेंट भी हूँ। मेरा इंडियन पेटेंट एजेंट नंबर है 3339। आज के इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ व्हाई सेंट्रीफ्यूगल पंप इज मोस्टली यूज्ड। एज बीइंग एन इंजीनियर आप कैसे सही सेंट्रीफ्यूगल पंप को सिलेक्ट कर सकते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, अगर आप एक मैकेनिकल इंजीनियर हैं और आपको पंप के साथ आने वाला जो चार्ट है, पंप की कैरेक्टरिस्टिक्स जो बता रहा है चार्ट, वो समझ में नहीं आता है तो आप सही वीडियो पे आ गए हैं। मैं आपको सेंट्रीफ्यूगल पंप के बारे में सारी डिटेल्स बताने वाला हूँ। सक्शन हेड क्या होता है, डिलीवरी हेड क्या होता है, यानी फ्रॉम द स्क्रैच। अगर आपको आज तक सेंट्रीफ्यूगल पंप के बारे में कुछ भी पता नहीं है ना, सो यू विल गेट द ग्लिम्स फ्रॉम such explanation and you will utilize it in the real field in order to select the perfect centrifugal pump which is required, and you can save up to 5 lakhs rupees। जी हाँ, आप 5 से 7 लाख रुपये ऑर्गेनाइजेशंस के बचा सकते हो by selecting a correct centrifugal pump। हाउ, इसी को जानने के लिए तो ये वीडियो बनाया है। तो जब भी इंजीनियर को इतनी बड़ी पैकेज दी जाती है कि 5 लाख रुपीज, 7 लाख रुपीज, 10 लाख रुपीज, 12 लाख रुपीज, सो माइंड वेल उनके डिसीजंस मैटर्स करते हैं। उनका जो डिसीजन लिया जाता है उससे कंपनी को 5 से 10 लाख रुपये एन्युअली ऐसे ही फायदा हो जाता है। किस तरीके से फायदा होगा उसका एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपके सामने रखने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम बात करते हैं व्हाई सेंट्रीफ्यूगल पंप इज मोस्टली यूज्ड। सेंट्रीफ्यूगल पंप को ही क्यों यूज किया जाता है। लिखा है, इन प्रिंसिपल एनी लिक्विड कैन बी हैंडल्ड बाय एनी ऑफ द पंप डिजाइन। कोई भी लिक्विड किसी भी पंप डिजाइन से हैंडल किया जा सकता है। वेयर डिफरेंट पंप डिजाइन्स कुड बी यूज्ड, द सेंट्रीफ्यूगल पंप इज जनरली द मोस्ट इकोनॉमिकल, फॉलोड बाय द रोटरी एंड रेसिप्रोकेटिंग पंप। रोटरी एंड रेसिप्रोकेटिंग पंप के बाद जो सेंट्रीफ्यूगल पंप है वो इकोनॉमिकल है, वहां पर मेंटेनेंस कॉस्ट बहुत कम है, इसीलिए सेंट्रीफ्यूगल पंप को यूज किया जाता है। ऑल्दो द पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप्स आर जनरली मोर एफिशिएंट देन द सेंट्रीफ्यूगल पंप। हालांकि जो पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप है, जैसे कि रेसिप्रोकेटिंग पंप हो गया, पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट यानी सेम अमाउंट ऑफ क्वांटिटी डिलीवर की जानी चाहिए एट द परफेक्ट इंटरवल ऑफ टाइम। तो सेम अमाउंट ऑफ क्वांटिटी जो डिलीवर करते हैं उससे ये कम एफिशिएंट है, एफिशिएंट नहीं है उतना ज्यादा, बट द बेनिफिट ऑफ द हायर एफिशिएंसी टेंड्स टू बी ऑफसेट बाय इंक्रीज्ड मेंटेनेंस कॉस्ट। जैसे कि मैंने आपको कहा कि जो मेंटेनेंस कॉस्ट पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप को लगते हैं उतना मेंटेनेंस कॉस्ट सेंट्रीफ्यूगल पंप को नहीं लगता है, एंड सेंट्रीफ्यूगल पंप बिकॉज ऑफ सच रीजन इज मोस्टली यूज्ड। चलिए थोड़ा सा डिजाइन देखते हैं सेंट्रीफ्यूगल पंप का। तो सेंट्रीफ्यूगल पंप में दो चीजें हैं। क्या दो चीजें हैं? अ सेंट्रीफ्यूगल पंप इज ऑफ अ वैरायटी इज ऑफ वेरी सिंपल डिजाइन। बहुत ही सिंपल डिजाइन है। द टू मेन पार्ट्स ऑफ द पंप्स आर इंपेलर एंड डिफ्यूजर। एक है इंपेलर जो उसका एक ही मूविंग पार्ट है जो रोटेट होता है। सो द इंपेलर विच इज द ओनली मूविंग पार्ट इज अटैच्ड टू अ शाफ्ट एंड ड्रिवन बाय मोटर। इंपेलर कहां से ड्रिवन होता है? मोटर से ड्रिवन होता है। एंड सेकंड इज डिफ्यूजर, जिसे हम वॉल्यूट भी कहते हैं। द डिफ्यूजर ऑल्सो कॉल्ड वॉल्यूट कहां पर है? चलिए मैं आपको इंपेलर भी दिखा देता हूं और डिफ्यूजर भी दिखा देता हूं। सो हियर इट इज इंपेलर, करेक्ट। ये है रहा इंपेलर और ये रहा वॉल्यूट। वॉल्यूट यानी केसिंग, उसके ऊपर जो लगने वाली केसिंग है उसके बारे में बात हो रही। सो द डिफ्यूजर ऑल्सो कॉल्ड एज वॉल्यूट हाउस द इंपेलर एंड कैप्चर्स एंड डायरेक्ट्स द वाटर ऑफ द इंपेलर। इंपेलर में जो पानी आ रहा है उसको कैप्चर करके उसको बाहर भेजने का काम कौन करता है? डिफ्यूजर, वॉल्यूट। ओके,
the water velocity is collected by diffuser and converted into pressure. अब ये कैसे होता है देखिए, the water energy which is collected by the impeller, impeller के अंदर ये सक्शन हुआ, सक्शन होने के बाद ये जो डिजाइन होती है ना केसिंग की, जैसे कि ये impeller है, करेक्ट। अब केसिंग की डिजाइन समझिएगा, केसिंग की डिजाइन समझना थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि केसिंग की डिजाइन समझ लेंगे ना तो आपको पता चल जाएगा कि क्यों वेलोसिटी कम होती है एंड प्रेशर एनर्जी बढ़ती है। तो यहां पर हमने बोला ना कि कन्वर्टेड इनटू प्रेशर, कैसे समझ लीजिए कि यहां पर इनपुट हो रहा है पानी का, अब जो केसिंग है ना उसका एरिया इनपुट के पास कम होगा, और जैसे जैसे हम आउटपुट की तरफ बढ़ रहे हैं उस आउटपुट का एरिया बढ़ता जाता है। दैट्स वाई, देखिए दैट्स वाई, यहां से इनपुट हुआ तो कितना एरिया है, कम है, फिर आउटपुट हुआ तो एरिया बढ़ता जाता है। अब एज पर द कंटिन्यूटी इक्वेशन, एरिया इनटू वेलोसिटी, करेक्ट। सो एज पर द कंटिन्यूटी इक्वेशन, अगर मैं एरिया को बढ़ाता हूं तो वेलोसिटी क्या होगी, कम होगी। अगर वेलोसिटी कम हुई तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, 1/2 mv², कम होगी। अगर काइनेटिक एनर्जी कम हुई तो कौन सी एनर्जी बढ़ेगी, प्रेशर एनर्जी बढ़ेगी। दैट्स व्हाई द कन्वर्जन ऑफ काइनेटिक एनर्जी इनटू प्रेशर एनर्जी हैपेंस बिकॉज ऑफ द स्पेशल डिजाइन ऑफ द केसिंग, करेक्ट। और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से ये सारी चीजें होती है जो प्रोवाइड करते हैं सॉफ्ट पावर से हम। तो यहां पर लिखा हुआ है द वाटर वेलोसिटी इज कलेक्टेड बाय द डिफ्यूजर एंड कन्वर्टेड टू प्रेशर बाय स्पेशली डिजाइन्ड पैसेजवे that directs the flow to the discharge of the pump, or the next impeller should be the pump have a multi-stage configuration. अगर multi-stage configuration है तो एक impeller से दूसरे impeller पे fluid को पहुंचाने का काम होगा। So this is the simplest design and simplest structure of the centrifugal pump. कुछ अगर आपको यहाँ पर दिक्कत लगी हो तो कमेंट सेक्शन में मुझे लिख के भेजिएगा, I will be happy to answer that question. चलिए आगे बढ़ते हैं। The more the quantity of water to be pumped, the more energy is required. जितना ज्यादा हमें पंप करना है वाटर को उतनी ज्यादा इलेक्ट्रिक एनर्जी चाहिए हमें। ओके, the head and the capacity are the main factors. देखिए कैपेसिटी in terms of the quantity of water to be delivered, the flow which is required. So head and capacity, यहाँ पर जितने भी पंप्स के डायग्राम होंगे ना उसमें हेड एंड फ्लो यही मेन पोर्शन रहेगा। हेड एंड फ्लो को अगर आपने समझ लिया तो आपने आधा पंप एफिशिएंट कर दिया। ओके, सो हेड एंड पंप, हेड एंड फ्लो व्हिच इज रिक्वायर्ड, व्हिच अफेक्ट्स द हॉर्स पावर साइज ऑफ द मोटर टू बी यूज्ड। क्यों? क्योंकि हमें एनर्जी इनपुट को ऑप्टिमाइज करना है, यानी ऑप्टिमम एनर्जी से हमें जितना फ्लूइड को डिलीवर करना है उतना हम फ्लूइड डिलीवर कर पाए, उसके लिए ऑप्टिमम एनर्जी कितनी है। As an example, suppose a 10 watt of energy is required, a 10 kilowatt of energy is required to pump one particular fluid at a 10 meter of height, correct? And if we are using the another pump which consumes 12 kilowatt of power, so is it efficient option? Not at all, because it uses more till 2 kilowatt of, it consumes more 2 kilowatt of energy. So as being an engineer, what is our task? Our task is to reduce the energy or optimize the energy so that with minimum input we are getting the desirable output. Mind well these two statements. With minimum input required to get desirable output. Okay. So this is the overall objective of this presentation, and how it will happen we will see in the detail. The pressure head, that is diameter. जो pressure head होता है ना पंप डेवलप करेगा उसका डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है इम्पेलर के डायमीटर के साथ। The number of impellers, कितने impellers हैं, the size of the impeller I, impeller I की साइज कितनी है, and the shaft की स्पीड कितनी है, ये सारे फैक्टर्स पे जो प्रेशर हेड है वो डिपेंड करता है।
कैपेसिटी इज डिटरमाइंड बाय द एग्जिट विड्थ ऑफ द इंपेलर। जो विड्थ है ना इंपेलर की, एग्जिट की, वहां से कैपेसिटी डिटरमाइंड होती है कि कितना पानी यानी कितना फ्लूइड डिलीवर होगा। सो बहुत ही सिंपल मैनर से मैंने आपको ये बताया कि यहां पर हमारा मोटिव क्या है। द मोर द क्वांटिटी ऑफ वाटर टू बी पंप्ड, द मोर एनर्जी इज रिक्वायर्ड। सिंपल सी बात है कि अगर आपको ज्यादा फ्लूइड पंप करना है तो उतना ज्यादा आपको एनर्जी देना पड़ेगा। बट व्हाट इज अवर ऑब्जेक्टिव? और ऑब्जेक्टिव इज टू ऑप्टिमाइज द सॉल्यूशन विथ मिनिमम इनपुट वी रिक्वायर डिजायरेबल आउटपुट। With minimum input, we require desirable output. Next, why to select a perfect pump? Perfect pump को select क्यों करना है? A centrifugal pump is not positive acting. It will not pump the same volume always. जैसे मैंने आपको कहा था कि same volume जो pump flow करता है, pump करता है, उसे हम positive displacement pump कहते हैं। तो सेंट्रीफ्यूगल पंप पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप नहीं है। वो पहले थोड़ी क्वांटिटी डिलीवर करेगा, फिर ज्यादा भी कर सकता है, कम भी कर सकता है। द ग्रेटर द डेप्थ ऑफ द वाटर, द लेसर इज द फ्लो फ्रॉम द पंप। जितना ज्यादा डेप्थ होगा वाटर का, उतना ही कम फ्लो होगा पंप का। द ग्रेटर द डेप्थ, द लेसर द फ्लो। ऑल्सो व्हेन इट पंप्स अगेंस्ट इंक्रीजिंग प्रेशर, जब प्रेशर इंक्रीज हो रहा है, द लेस इट विल पंप, तो वो कम पंप करेगा। यानी कि अगर मैंने हाइट पहले यहां पर रखी थी डिलीवर की, अब वहां से हटाकर मैंने थोड़ी सी ऊपर कर दी, तो प्रेशर बढ़ गया, तो कम पानी, कम फ्लूइड वो डिलीवर करेगा। फॉर दिस रीजन इट इज इंपॉर्टेंट टू सिलेक्ट अ सेंट्रीफ्यूगल पंप दैट इज डिजाइन्ड टू डू अ परफेक्ट जॉब। दैट्स व्हाई यहां पर जो ये दो रीजंस मैंने लिखे हैं, एक तो क्या है, द ग्रेटर द डेप्थ ऑफ द वाटर, द लेसर द फ्लो, द हायर द प्रेशर ऑफ डिलीवरी, द लेसर द फ्लो। इस दो रीजन की वजह से हमें सेंट्रीफ्यूगल पंप उस तरीके का सिलेक्ट करना है जिससे हम जो हाइट पे पानी पहुंचाना चाहते हैं, वहां पर जितनी अवेलेबल क्वांटिटी डिजायरेबल है, उतनी क्वांटिटी ऑफ वाटर पहुंच पाए। चलिए, तो ये है पंप परफॉर्मेंस कर्व। द पंप जनरेट्स द सेम हेड ऑफ लिक्विड व्हाटएवर द डेंसिटी ऑफ द लिक्विड बीइंग पंप। जो पंप है ना, वो उतना ही हेड ऑफ लिक्विड जनरेट करेगा, चाहे कोई भी डेंसिटी हो लिक्विड की जो पंप करनी हो। सो द हेड ऑफ द लिक्विड does not depend upon the density of the fluid. Okay, so this is the conclusion from here. कोई भी आप fluid ले लीजिए, चाहे वो water हो, चाहे वो oil हो, वो same pump का head liquid का generate करेगा। जितना वो पानी में कर रहा है, उतना ही वो oil में करेगा, उतना ही वो दूसरी क्वांटिटी में करेगा। There is no difference in it. The efficiency, power and net positive suction head required described later. यहां पर हम बात करेंगे नेट पॉजिटिव सक्शन हेड के बारे में। वैसे नेट पॉजिटिव सक्शन हेड जो होता है वो एक ऐसा हेड है जो वेपर प्रेशर को ओवरकम करने में यूज होता है। अब वेपर प्रेशर क्या है? जब इंपेलर के अंदर पानी आता है तो इंपेलर की एक एज होती है। जैसे ही वो पानी वहां पर टकराएगा, इट विल डायरेक्ट इनटू टू पाथ्स। तो जैसे ही वो पानी ने दो पाथ बनाए, एक पाथ में से दो पाथ बनाए, तो सडनली क्या होता है कि प्रेशर एनर्जी डिक्रीज होती है। जैसे ही प्रेशर एनर्जी डिक्रीज हुई, तो जो प्रेशर है वहां पर अवेलेबल, ऐसा हो सकता है कि वो प्रेशर पर्टिकुलर लिक्विड के वेपर प्रेशर से कम हो जाए। अब ऐसा हुआ तो क्या होगा? वेपर बबल्स विल जनरेट, और वेपर बबल्स क्या करेंगे? कैविटेशन जनरेट करेंगे। कैविटेशन क्या करेगा? सरफेस को इरोड कर देगा, पंप को चोक कर देगा, सच काइंड ऑफ फिनोमेना, और पूरी पंप की लाइफ जो है वो रिड्यूस कर सकता है। तो कैविटेशन इज अनडिजायरेबल एंटिटी, ओके, उसको हमें नहीं होने देना है। तो व्हाट वी रिक्वायर्ड?
नेट पॉजिटिव सक्शन हेड वो थोड़ा सा ज्यादा होना चाहिए अवेलेबल एज कंपेयर टू नेट पॉजिटिव सक्शन हेड रिक्वायर्ड. एफिशिएंसी, पावर एंड नेट पॉजिटिव सक्शन हेड रिक्वायर्ड are conventionally shown on the vertical axis plotted against the flow as illustrated in figure. चलिए इससे हम थोड़ा सा इसको हम जानने की कोशिश करते हैं कि जैसे फ्लो रेट बढ़ती है, जैसे जैसे फ्लो रेट बढ़ती है वैसे वैसे हेड क्या हो रहा है, हेड थोड़ा सा डिक्लाइन हो रहा है, यानी कम हो रहा है. जैसे जैसे फ्लो रेट बढ़ा हेड कम हो रहा है. ओके, एफिशिएंसी में क्या हो रहा है कि एफिशिएंसी फॉर अ पर्टिकुलर पाथ, मेजॉरिटी ऑफ द पाथ, 75% ऑफ पाथ वो इंक्रीज हो रही है, बट आफ्टर अ सर्टेन लेवल वो भी डिक्रीज हो रही है. एफिशिएंसी हम किसकी बात कर रहे हैं, एफिशिएंसी ऑफ द सेंट्रीफ्यूगल पंप. क्या होता है वो जो हमने पहले पढ़ लिया, वाटर पावर डिवाइडेड बाय शाफ्ट पावर. ओके, पावर यहां पर हम शाफ्ट पावर की बात कर रहे हैं. शाफ्ट पावर ऑलमोस्ट उतना ही रहता है क्योंकि हमने एक बार एनर्जी इनपुट दे दिया, जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी दे दी वो सेम कांस्टेंट रहती है. फ्लो रेट के साथ उसमें बढ़ना या कम होना वो तो पॉसिबल है ही. तो हमने एनर्जी जो दी थी वो एनर्जी कर्व एज इट इज रहेगा. नेट पॉजिटिव सक्शन हेड रिक्वायर्ड, जैसे जैसे फ्लो रेट बढ़ती है वैसे वैसे जो प्रेशर डिफरेंस है वो भी बढ़ता है. जो प्रेशर डिफरेंस बढ़ेगा तो जब फ्लो रेट बढ़ेगी तो प्रेशर डिफरेंस बढ़ेगा, और प्रेशर डिफरेंस बढ़ने की वजह से जब फ्लो रेट बढ़ रही है तो नेट पॉजिटिव सक्शन हेड भी बढ़ना चाहिए, क्योंकि वेपर प्रेशर इज अनडिजायरेबल फिनोमेना. I hope you are getting this curve. Let's move forward. Static and friction head. चलिए इस डायग्राम में हम देख रहे हैं कि एक स्टैटिक हेड है. स्टैटिक हेड यानी एक जगह से हमें लिक्विड को पंप करना है. दिस इज प्लेस नंबर 1 फ्रॉम विच द सेंट्रीफ्यूगल पंप विल पंप द क्वांटिटी ऑफ लिक्विड विच इज डिजायर्ड टू another height which is nothing but at level 2. तो जो लेवल 1 एंड लेवल 2 के बीच में जो डिफरेंस है ना लेवल का, लेवल ऑफ वाटर का, उसे हम कहते हैं स्टैटिक हेड. तो ये स्टैटिक हेड. स्टैटिक हेड जैसे जैसे फ्लो बढ़ता है स्टैटिक हेड उतना ही रहता है. स्टैटिक हेड में कोई चेंजेस नहीं होते हैं. नीचे से पानी कम होगा, ऊपर पानी बढ़ेगा, ऑलमोस्ट स्टैटिक हेड उतना ही रहेगा. बट फ्रिक्शन हेड, फ्रिक्शन हेड क्या होता है कि जैसे ये पानी पंप ने सक्शन किया तो पाइप्स के अंदर से पानी अंदर आया, फिर पाइप के थ्रू ऊपर भी जा रहा है, फिर वो मैकेनिकल पार्ट्स के साथ भी कांटेक्ट में आ रहा है. सो व्हेनेवर द फ्लो इज टेकिंग प्लेस इट ऑलवेज फाइंड सम फ्रिक्शन विद रिस्पेक्ट टू सरफेस ऑफ द पाइपिंग, सरफेस ऑफ द पाइप फिटिंग, सरफेस ऑफ द सेंट्रीफ्यूगल पंप्स. तो यहाँ पर जितनी भी सरफेस के कांटेक्ट में आएगा वो फ्लूइड उतना ही ज्यादा उसमें फ्रिक्शन हेड लगेगा. तो जैसे जैसे फ्लो बढ़ेगा उतना उतना जो फ्रिक्शन हेड है वो भी बढ़ता जाएगा. करेक्ट. वो तो सिंपल सी बात है कि ज्यादा पानी कांटेक्ट में आया तो ज्यादा फ्रिक्शन हेड होगा, कम पानी कांटेक्ट में आया तो कम फ्रिक्शन हेड होगा. तो दिस इज द सिंपल फिनोमेना ऑफ द फ्रिक्शन हेड एंड द स्टैटिक हेड. ओके, एज फ्लो इंक्रीजेस in which case the friction head will have more effect, system with high static head or low. एक क्वेश्चन है आपके लिए, आफ्टर viewing this to figure आपको ये बताना है कि जैसे जैसे फ्लो बढ़ता है in which case, कौन से केस में फ्रिक्शन हेड की इफेक्ट ज्यादा है, सिस्टम विथ हाई स्टैटिक हेड और लो. ओके, तो बहुत ही सिंपल है. अगर सिस्टम के पास हाई स्टैटिक हेड है तो देखिए फ्रिक्शन हेड कितना बना, बहुत छोटा, इतना ही. बट सिस्टम के पास लो स्टैटिक हेड है तो फ्रिक्शन हेड की इफेक्ट ज्यादा होगी. तो इसका सिंपल सा आंसर है सिस्टम विथ लो स्टैटिक हेड विल हैव मोर व्हाट से द फ्लो इंक्रीजेस, द friction head will have more effect when the static head is low. To reduce the friction head, either remove unnecessary fittings or increase the diameter of the pipe. देखिए फ्रिक्शन हेड को रिमूव करने के लिए, to reduce the friction head, either remove unnecessary fittings. unnecessary fittings यानी अगर हमें डायरेक्टली ऊपर लेके जाना है पाइप को
तो हमने बार बार पाइप को मोड़ के रखा है। सपोज मुझे एक जगह से दूसरी जगह पर लेके जाना है पाइप को, यहाँ से लेके यहाँ तक, तो इसमें मैं पाइप इस तरीके से भी लगा सकता हूँ, फ्रॉम दिस प्लेस टू दिस प्लेस, और मैं दूसरा पाइप लेके इस तरीके से भी आ सकता हूँ। यहां से पहले ऊपर गया, फिर वहां से टर्न लिया, फिर ऊपर गया, फिर वहां से टर्न लिया, फिर ऊपर गया, फिर यहां से टर्न लिया, फिर ऊपर गया। तो ये अननेसेसरीली मैंने इसको मोड़ा है, अननेसेसरीली, कोई काम का नहीं है, फिर भी मैंने इसको मोड़ा है। तो जितना मोड़ेंगे उतना ही फ्रिक्शन लॉस ज्यादा होगा। तो हमें अननेसेसरी फिटिंग्स को निकाल देना है। और इंक्रीज द डायमीटर ऑफ द पाइप। पाइप का डायमीटर जितना हम बढ़ाएंगे, पाइप जो लेके जा रहा है इस पाइप का डायमीटर बढ़ाएंगे, पाइप का डायमीटर बनाने से जो सरफेस एरिया है वो कम कांटेक्ट में आएगा लिक्विड के, और फ्रिक्शन लॉसेस कम हो जाएंगे। दिस आर दी टू रेमेडीज इन ऑर्डर टू रिड्यूस द फ्रिक्शन एरिया। पंप कर्व्स एंड ऑपरेटिंग पॉइंट। देखिए, एक होता है पंप कर्व और एक होता है सिस्टम कर्व। जब हम पंप पे प्रैक्टिकल्स करते हैं या पंप से हमें जो भी कर्व मिलता है, जो भी पंप कैरेक्टरिस्टिक का कर्व मिलता है हमें फ्रॉम दी मैन्युफैक्चरर सप्लायर, वो हमारे पास रहता है ये वाला पंप कर्व। क्या करता है, दिस पंप कर्व विल गिव यू कि हेड जितना है, हेड की एक वैल्यू होगी y एक्सिस पे, उसके सामने फ्लो की वैल्यू रहेगी x एक्सिस पे। तो जैसे जैसे फ्लो बढ़ेगा, हेड किस तरीके से रिस्पॉन्स कर रहा है, जैसे जैसे फ्लो बढ़ा रहे हैं आप, पर्टिकुलर आपके पास 5 HP का पंप है या 10 HP का पंप है या 25 HP का पंप है, हॉर्स पावर का पंप है, तो उस पर्टिकुलर पंप के लिए फॉर अ गिवन फ्लो रेट हाउ मच हेड इट विल जनरेट, उसका एक कर्व रहेगा आपके पास। दिस इज कॉल्ड हेड फ्लो कर्व और पंप कर्व। ओके, ये रहा वो कर्व। दूसरा होता है हमारा सिस्टम कर्व। सिस्टम कर्व यानी हमारे पास जो जहां पर लेवल है, पानी का एक लेवल है, स्टैटिक हेड का लेवल है, फ्रिक्शन हेड का एक लेवल है, और हम सिस्टम कर्व एक बनाते हैं। सिस्टम कर्व यानी कितने फ्लो पे हमें कितने हेड पे ये रिक्वायरमेंट है, करेक्ट। तो सिस्टम कर्व जो होता है ना, वो बेसिकली सिस्टम पे डिपेंड रहता है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स पे डिपेंड रहता है। इस पे आप समझ लीजिए कि जब पंप का जो कर्व बनता है, वो पंप का कर्व एक पर्टिकुलर स्टैंडर्ड प्रोसीजर, पर्टिकुलर स्टैंडर्ड हेड के लिए बन रहा है। बट जब हम सिस्टम की बात कर रहे हैं, तो सिस्टम के लिए जो हेड होता है और जो सिस्टम का फ्लो है कि भाई कितना हेड, हमें कितने हाइट पे कितना पानी चाहिए, करेक्ट। तो उसका एक फ्लो बनेगा कि हमें 10 मीटर हाइट पे 20 मीटर क्यूब पर सेकंड पानी चाहिए, 30 मीटर हाइट पे इतना चाहिए, 60 मीटर हाइट पे इतना चाहिए। तो ये जो सिस्टम का कर्व बना और जो हेड कर्व है जो पंप का, वो दोनों जब मैच करते हैं ना, तो उससे हम ऑपरेटिंग पॉइंट कहते हैं। ये शायद अगर आपको अभी समझ में ना आए तो डोंट वरी अबाउट इट, इस पे पूरा हम लेके जाएंगे कि किस तरीके से आपको पंप मैन्युफैक्चरर से जो चार्ट मिलता है उसको आप कैसे इंटरप्रेट करेंगे और वहां से आप कैसे आगे बढ़ेंगे, करेक्ट। So how to select a perfect head and flow value? Look at this curve very carefully. Okay, in the system under consideration, water has to be first lifted to a height. This represents the static head. Okay, कि वाटर को पहले तो हमें स्टैटिक हेड जितना आगे लेके जाना है, ये रहा स्टैटिक हेड। स्टैटिक हेड यानी पानी की एक लेवल से दूसरे लेवल तक लेके जाना है, correct. Then we make a system curve considering the friction and pressure drops in the system. This is known as green curve. फिर हमने सिस्टम कर्व बनाया जिसमें हमने फ्रिक्शन एंड प्रेशर ड्रॉप को कंसीडर किया सिस्टम में से, करेक्ट। इज शोन इन द ग्रीन कर्व। तो ये ग्रीन कर्व हमारे पास बना है जो हमारा सिस्टम कर्व है, जो ये रहा। Okay, let's move forward. Suppose we have estimated our operating conditions as, हमारी कोई operating condition होगी, क्या है, 500 मीटर क्यूब पर आवर फ्लो एंड 50 मीटर हेड।
ये हमारी ऑपरेटिंग कंडीशन है, करेक्ट। तो 500 मीटर क्यूब पर आवर एंड 50 मीटर हेड, यहां पर मैं नोटिफाई करता हूं ग्राफ में भी। ये हमारी ऑपरेटिंग कंडीशन। We will choose a pump curve which intersects the system curve point A at the pump's best efficiency point। तो हम क्या करेंगे कि ये जो सिस्टम कर्व है ना, उसको पंप कर्व के साथ मैच करवाएंगे और वो मैच हमें बेस्ट एफिशिएंसी पॉइंट ए पे मिल रहा है। और वो पॉइंट क्या रहेगा? वो पॉइंट रहेगा हमारा बेस्ट एफिशिएंसी पॉइंट। कितनी बेस्ट एफिशिएंसी है हमारे पास उस पॉइंट पे, उसके बारे में बात हो रही है। आर यू गेटिंग? तो यहां पर हमें जो एफिशिएंसी मिल रही है दैट इज 82%, 82% मिल रहा है हमें पंप की एफिशिएंसी, विच इज रिटन हियर। ओके, सो दिस इज आवर बेस्ट एफिशिएंसी पॉइंट और ये कर्व के लिए। नाउ but in actual operation we find that 300 meter cube per hour is sufficient। हमारा जो एक्चुअल कंडीशन है ना, वो 300 मीटर क्यूब हमारे लिए सफिशिएंट है, ऐसा हमने माना है। The reduction in flow rate has to be affected by throttle valve। throttle valve को हमें कम करना पड़ेगा क्योंकि हमें फ्लो कम चाहिए। In other words, we are introducing an artificial resistance in the system, correct? तो हमें एक artificial intelligence नहीं, resistance डाल रहे हैं सिस्टम के अंदर। Due to this additional resistance, the friction part of the system curve increases and thus the new system curve will shift to left। अब जो नया सिस्टम कर्व है ना, वो लेफ्ट साइड पे शिफ्ट कर देता है, ये साइड पे शिफ्ट हो गया। So the pump has to overcome additional pressure in order to deliver the reduced flow। अब हमें reduced flow के लिए pump has to overcome additional pressure, और ज्यादा प्रेशर ओवरकम करना पड़ेगा पंप को। Now the new system curve will intersect the pump at curve point B। The revised parameters are 300 meter cube per hour with how much head? It is 70 meter head, क्योंकि हेड बढ़ गया, हमें कम फ्लो चाहिए इसलिए हेड बढ़ गया है। ओके, the red double arrow lines shows the additional pressure drop due to throttling। तो ये जो प्रेशर ड्रॉप है ना, वो जनरेट हुआ किसकी वजह से? थ्रोटलिंग की वजह से। पहले कितना था? 42 मीटर हेड था, अब कितना है? 70 मीटर हेड। तो कितना प्रेशर ड्रॉप हुआ? 70 to 42। ओके, you may note that the best efficiency point has shifted from 82% to 77% efficiency। अब ये जो 82% की एफिशिएंसी थी ना, वो घटकर कितनी हो गई? 77%। So what we want is to actually operate at point C, which is, हमें क्या चाहिए कि हमें पंप को यहां पर ऑपरेट करवाना है at point C, जहां पर हमें 300 मीटर क्यूब पर आवर का फ्लो रेट मिले और 42 मीटर का हेड मिले on the original system curve। The head required at this point is only 42 meter। What we now need is a new pump which will operate with its best efficiency point at C। तो हमें एक नया पंप चाहिए जो 300 मीटर क्यूब पर आवर पे 42 मीटर का हेड ही जनरेट करे। But there are other simpler options rather than replacing the pump। पंप को रिप्लेस नहीं भी करना है तो हमारे पास ऑप्शंस हैं, जैसे कि the speed of the pump can be reduced। पंप की स्पीड रिड्यूस की जा सकती है। नेक्स्ट, और the existing impeller can be trimmed। जो impeller का डायमीटर है उसको कम किया जा सकता है।
और न्यू लोअर साइज इंपेलर, नया लोअर साइज इंपेलर भी लगाया जा सकता है। द ब्लू पंप कर्व रिप्रेजेंट्स आइदर ऑफ दिस ऑप्शंस। तो ये जो नया जो बनाया ना 50 मीटर वाला कर्व, ये कैसे बना है? स्पीड को कम करके बना सकते हैं, फिर इंपेलर की साइज कम करके बना सकते हैं, फिर इंपेलर को ट्रिम्ड करके बना सकते हैं। ओके, तो ये हमारे पास नया कर्व आया जो पहले वाले कर्व से हमें एफिशिएंसी तो उतनी दे रहा है, बट हमारा जो पावर कंजप्शन है उसको रिड्यूस कर रहा है बाय रिड्यूसिंग दी हेड डिफरेंस। ओके, हेड डिफरेंस को रिड्यूस करके हमारे पास ज्यादा एफिशिएंसी दे रहा है। तो हेड भी कम हो गया, एफिशिएंसी भी बढ़ गई। देखिए, हेड भी कम हुआ और एफिशिएंसी भी बढ़ी। कैसे करके? स्पीड को रिड्यूस करके या फिर इंपेलर के साइज को रिड्यूस करके। करेक्ट? हाउ वन कैन सेव 5x? मैंने जैसे आपको कहा था ना कि एक इंजीनियर अगर सही पंप को सिलेक्ट करे तो 5 लाख रुपए तक बचा सकता है। कैसे? चलिए देखते हैं। तो ये कर्व है, करेक्ट? अब इस कर्व पे बहुत सारे पॉइंट्स है, ए बी सी डी ई। आप ऐसा समझिए कि हर एक पॉइंट एक पंप को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये 5 HP के पंप को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये 10, ये 15, ये 20, ये 25। तो जो हॉर्स पावर है वो पंप के बढ़ते जा रहा है। सारे पंप के हेड फ्लो कर्व है वो यहां पर लगाया है। क्लियर है? अब देखिए हाइड्रोलिक पावर कैसे काउंट करते हैं। रो जी क्यू एच, जो हमने वाटर पावर फाइंड आउट किया। अब सॉफ्ट पावर कैसे फाइंड आउट करते हैं? जो हाइड्रोलिक पावर है उसको अगर हम डिवाइड करें पंप एफिशिएंसी से तो हमें मिलता है सॉफ्ट पावर। और मोटर पावर कैसे मिलता है? सॉफ्ट पावर को जब हम मोटर पावर से डिवाइड करें तो हमें मिलता है मोटर पावर। ओके, तो एक्चुअल मोटर पावर जो है वही पावर है हमारा इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन पावर। करेक्ट? उसमें जितना पावर आया उतना ही पावर हम कंज्यूम कर रहे हैं। चलिए देखते हैं हमें क्या देखना है इस पे कि अब देखिए हमारी रिक्वायरमेंट है 68 क्यूबिक मीटर पर आवर। हमारी रिक्वायरमेंट कितनी है? सपोज हमारी रिक्वायरमेंट है 68 मीटर क्यूब पर आवर। ये हमें रेट ऑफ फ्लो चाहिए। परफेक्ट? ओके, तो उसके लिए हमें कौन सा पंप सिलेक्ट करना है? देखिए हमारे पास हेड की कोई कमी नहीं है, हेड हमारा रिक्वायरमेंट है नहीं, हमने पंप इंस्टॉल कर दिया है। और जो हम बात कर रहे हैं ना वो भी किसकी बात कर रहे हैं कि पंप इंस्टॉल करने के बाद हमें इतना 68 क्यूबिक मीटर पर आवर का फ्लो रेट चाहिए पंप से। बस यही हमारा मेन इंटेंशन। तो हम यहां पर कौन सा पंप यूज करेंगे और अगर हमने गलत पंप यूज किया तो उसका हमें खामियाजा क्या भुगतना पड़ेगा। करेक्ट? ये हम जानने वाले हैं। सो पहले मैं पंप यूज कर रहा हूं, फर्स्ट पंप। देखिए यहां पर भी 68 क्यूबिक मीटर है ये पूरी लाइन पे, और ये वाला पंप ए पंप में यूज कर रहा हूं। ओके, सो विथ ए पंप के साथ हमारा जो हाइड्रोलिक पावर है वो कितना होगा? रो यानी 10⁻³ जी यानी 9.81 क्यू किसमें होना चाहिए? मीटर क्यूब पर सेकंड में। तो मीटर क्यूब कितना है? 68 सेकंड में करना है तो 3600 इंटू एच। हाइट कितनी है? 76 मीटर। ओके, तो हाइड्रोलिक पावर कितना आया? फाइंड इट आउट। 10⁻³ इंटू 9.81 इंटू 68 इंटू 76 डिवाइडेड बाय 3600 तो आया कुछ 14.08 किलोवाट। ये हाइड्रोलिक पावर है।
सॉफ्ट पावर कितना होगा? तो देखिए सॉफ्ट पावर में पंप की एफिशिएंसी डिवाइड करना होता है। पंप की एफिशिएंसी यहां पर कितनी है? 50%। तो सॉफ्ट पावर कितना होगा? डिवाइडेड बाय 0.5। सॉफ्ट पावर आ रहा है कुछ 28.17 किलोवाट। ओके, एंड मोटर पावर कितना होगा? तो मोटर की एफिशिएंसी हम 90% गिनते हैं। मोटर की एफिशिएंसी यहां पर 90%, तो डिवाइडेड बाय 0.9, तो हमारे पास मोटर पावर आया 31.29 किलोवाट। ओके, तो मोटर पावर टोटल रहा 31.29 किलोवाट। अब हम एज्यूम करते हैं पंप नंबर 2 से। पंप नंबर 2 कौन सा लेंगे हम? ई वाला पंप। ओके, तो ई वाले पंप से अगर हम काउंट करते हैं तो हाइड्रोलिक पावर कितना आएगा? 10⁻³ इंटू 9.81 इंटू 68 डिवाइडेड बाय 3600 इंटू यहां पर 47 मीटर का हेड है। तो यहां पर पावर आया 8.71 किलोवाट। सॉफ्ट पावर कितना आया? तो सॉफ्ट पावर आ रहा है डिवाइडेड बाय पॉइंट, यहां पर देखिए एफिशिएंसी कितनी है? 60%, बेस्ट एफिशिएंसी पॉइंट 0.6 यहां पर एफिशिएंसी है। सॉफ्ट पावर आ रहा है 14.52 किलोवाट और मोटर पावर आ रहा है यहां पर डिवाइडेड बाय 0.9 16.13 किलोवाट। पहले तो हम किलोवाट आवर में रीडिंग निकाल लेते हैं कि एक सेकंड में 31.29 पावर कंजप्शन है इस मोटर का। एक सेकंड में अगर ए पंप को हम यूज करें, फर्स्ट नंबर वाले पंप को हम यूज करें, तो उसका एक सेकंड में 31.29 किलो जूल एनर्जी कंजप्शन है। तो एक घंटे में कितना होगा? सो दैट इज 31.29 मल्टीप्लाई बाय 3600, यह आ रहा है कुछ 112 यूनिट्स। यानी एक आवर में ये जो पंप है ना, फर्स्ट नंबर वाला पंप, वो 112.65 किलोवाट आवर। यूनिट कंज्यूम करेगा। एक घंटा इसको चालू रखा तो 112 यूनिट बिजली यूज होगी। अगर इसको हमने समझ लीजिए कि 365 दिन चालू रखा तो 112.65 इंटू 365 डेज, और 365 डेज में कितने घंटे होते हैं? 24। तो कितना हुआ टोटल इसका यूज हो रहा है कुछ 112.65, और पूरे 1 ईयर के लिए इसका यूनिट हो रहा है कुछ 986.81 यूनिट्स। ओके, अब यही चीज हम पंप नंबर 2 के लिए कर रहे हैं। तो पंप नंबर 2 16.13 किलोवाट पावर यूज कर रहा है, तो 16.13 मल्टीप्लाई बाय एक घंटे में कितना होगा? मल्टीप्लाई बाय
3600 एंड मल्टीप्लाइड इट विथ कितना होगा, मल्टीप्लाइड विथ 24 डेज इंटू 365 यूनिट्स। तो यहां पर कुछ कंजप्शन आ रहा है 16.13 508.68 यूनिट्स, ओके, इंटू 10⁻³ यहां पर करना पड़ेगा, यहां पर भी इंटू 10⁻³। यानी आप समझ सकते हैं कि ऑलमोस्ट कितना कंजप्शन कम हुआ, 986 इंटू 81 इंटू 10⁻³ माइनस 568 इंटू 68 इंटू 10⁻³ तो ये आ रहा है कुछ 4,18,130 यूनिट्स, 4,80,130 यूनिट्स। अगर आप इतना यूनिट सेव करेंगे और एक यूनिट का प्राइस है सपोज 5 रुपये, तो मल्टीप्लाई बाय 5 कर दीजिए, आपने टोटल कितना सेव किया, 20,90,650 रुपीज, करेक्ट। तो 5 लाख नहीं बल्कि 50 लाख रुपया आप यहाँ से सेव कर सकते हैं अगर आपने सही तरीके से पंप को सिलेक्ट किया तो। आई होप कि आपको ये प्रेजेंटेशन अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर आपके कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हमने लिखा है नेट पॉजिटिव सक्शन हेड के बारे में। वैसे तो मैंने आपको बता दिया कि नेट पॉजिटिव सक्शन हेड यानी वेपर प्रेशर को जो ओवरकम करने के लिए जो भी सक्शन हेड लगता है उसे हम नेट पॉजिटिव सक्शन हेड कहते हैं। So liquid entering the impeller eye turns and it's split into a separate stream by the leading edge of the impeller vents, an action which locally develops the pressure below that in the inlet pipe to the pump. तो जब भी एक पानी का फ्लो सक्शन हो रहा है इम्पेलर के थ्रू, तो इम्पेलर की ब्लेड से जब वो क्रॉस ओवर करता है तो वहां पर वो 2 सेपरेट फ्लो में डिवाइड हो जाता है और जैसे ही वो डिवाइड होता है वहां पर प्रेशर का एक ड्रॉप होता है और उसी को ही हम लोअर वैक्यूम प्रेशर या लोअर सक्शन प्रेशर कहते हैं। If the incoming liquid is at a pressure with insufficient margin above its vapor pressure, वेपर प्रेशर से अगर उसका मार्जिन कम नहीं है, the vapor cavities or bubbles appear along the impeller vents just behind the inlet edges. Inlet edges के पीछे एक वेपर बबल्स फॉर्म हो जाएंगे and this phenomena is known as cavitation and it has 3 undesirable effects. First is the collapsing cavitation bubble can erode the van surface. Van surface को erode कर देगी, especially when pumping water-based liquids. Noise and vibrations are increased. Noise और vibration को increase कर देगी with possible shortened seal and bearing life. And the cavity areas will remain initially partially choked the impeller passages and reduce the pump performance. नॉइज एंड वाइब्रेशन को इंप्रूव करना, सरफेस को इरोड करना एंड चोक करना इंपेलर की पैसेज को, ये तीनों काम हो सकते हैं बिकॉज ऑफ सच वेपर बबल। सो इन एक्सट्रीम केसेस टोटल लॉस ऑफ द पंप डेवलप हेड अकर्स। तो पूरा जो हेड लॉस है वो यहां से हो सकता है। अब एफिनिटी लॉस के बारे में बात करते हैं कि पावर कैसे रिड्यूस होता है। कि हमने देखिए स्पीड को अगर हम कंट्रोल करेंगे, हमने आगे देखा कि स्पीड को कंट्रोल करने से हम पावर को रिड्यूस कर सकते हैं, बट स्पीड के कौन से प्रोपोर्शनल में पावर रिड्यूस होता है। तो बहुत ही सिंपल है कि हमारे पास पावर का इक्वेशन क्या है, रो जी क्यू एच। ओके, पावर इज इक्वल्स टू रो जी क्यू एच। तो मैं कह सकता हूं कि पावर इज प्रोपोर्शनल टू क्यू एन एच, करेक्ट। और क्यू क्या होता है, क्यू इज इक्वल्स टू एरिया इनटू वेलोसिटी। तो हम कह सकते हैं कि क्यू इज प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी, परफेक्ट। एंड वेलोसिटी is nothing but we all know that velocity is under root 2gh, ये भी कह सकते हैं। या फिर हम इसको कह सकते हैं कि pi dn divided by 60 जो पेरिफेरल वेलोसिटी का इक्वेशन है। तो मैं डायरेक्टली कह सकता हूं कि q proportional to n
Q proportional to under root h भी कह सकते हैं और Q proportional to n भी कह सकते हैं. So Q proportional to velocity and velocity proportional to n. Ultimately Q proportional to n. Done. दूसरा हम लेंगे कि under root h proportional to n. तो h proportional to n square. अब देखिए Q की जगह पर मैं रखूंगा पावर proportional to Q की जगह पर n and h की जगह पर n square. तो पावर जो है वो स्पीड के थर्ड डिग्री से रिलेट करता है, यानी स्पीड हम थोड़ी सी भी बढ़ाएंगे ना, पावर कंजप्शन बहुत सारा बढ़ जाएगा. तो हमारा जो ऑप्टिमम जो थिंकिंग होनी चाहिए कि हम लोवेस्ट स्पीड पे काम करें, ये हमारी ऑप्टिमम थिंकिंग होनी चाहिए. अगर ऐसी थिंकिंग है तो हम ऑप्टिमाइज सॉल्यूशन की तरफ आगे बढ़ सकते हैं. इन द सिमिलर मैनर अगर आप यहां पर Q प्रोपोर्शनल टू n की जगह पर d ले लीजिए तो यू विल एंड अप विद पावर प्रोपोर्शनल टू डायमीटर Q. हालांकि ये इंपेलर का डायमीटर बहुत ज्यादा हम कम नहीं करते हैं, बार बार प्रैक्टिकल सिचुएशन में ऐसा नहीं करते हैं कि हम एक परफॉर्मेंस हुआ हमने थोड़ा सा घिस दिया डायमीटर को, वापस दूसरा परफॉर्मेंस किया. इंपेलर का डायमीटर जनरली फिक्स रहता है, बट हाँ इन सम स्पेशल केसेस हम डायमीटर को रिड्यूस करके भी पावर कंजप्शन रिड्यूस कर सकते हैं. करेक्ट. और नेट पॉजिटिव सक्शन हेड जो रिक्वायर्ड है ऐसे ही वो भी प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर है. आपको जैसे मैंने कहा कि h प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू d स्क्वायर. तो नेट पॉजिटिव सक्शन हेड भी एक हेड है और हेड जो सेकंड पावर है स्पीड का उससे इफेक्ट करता है, यानी अगर हम स्पीड को बढ़ाएंगे तो नेट पॉजिटिव सक्शन हेड भी बढ़ेगा. दैट इज वेरी मच सिंपल एज दिस. ओके. Assume speed becomes twice, so power consumption will increase by. अगर देखिए यहां से अगर मैं सोचूं ये अगर मैं लो ले रहा हूं P proportional to NQ. ओके. अब एक में यहां पर प्रोपोर्शनल ले रहा हूं P1 divided by P2 is equals to N1Q divided by N2Q. तो P1 क्या है? पावर जब डेवलप हो रहा है जब स्पीड N1 है, और P2 क्या है? जब पावर जो कंज्यूम कर रहे हैं पंप जब स्पीड N2 है. अब समझ लीजिए कि स्पीड बिकम्स ट्वाइस, तो N2 जो है N2 इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स N1 हो जाए तो क्या होगा? तो मैं वापस यहां पर लिखता हूं P1 डिवाइडेड बाय P2 इज इक्वल्स टू N1 डिवाइडेड बाय 2N1. इसका क्यूब करना पड़ेगा. सो अल्टीमेटली क्या होगा? 1 डिवाइडेड बाय 2 का क्यूब. सो अल्टीमेटली क्या होगा? 1 डिवाइडेड बाय 8. सो जो नया पावर है P2 वो कितना होगा? 8 टाइम्स दी पावर 1. जो भी पावर 1 है, जैसे कि पहले हम पंप यूज कर रहे थे N1 स्पीड पे 5 किलोवाट का, तो अब हमें यूज करना पड़ेगा एट N2 स्पीड विद द सेम हेड एंड डिस्चार्ज. इट कंज्यूम्स 8 टाइम्स मोर पावर देन द प्रीवियस वन, व्हिच इज इकोनॉमिकली इनसिग्निफिकेंट and which we need to avoid as being an engine. So this is the power of affinity law. Are you able to read this graph? अब मैं आपको ये जो ग्राफ बता रहा हूं उसको क्या आप समझ पा रहे हैं या नहीं वो मुझे बताना है. अगर आप इसको समझ पा रहे हैं इट मीन्स आपने जो भी पढ़ा है वो आपको समझ में आया है. अगर आप इसको नहीं समझ पा रहे हैं तो आई डोंट थिंक सो कि आप इसको रिवाइज कीजिएगा, सोचिएगा इसके बारे में, ये प्रेजेंटेशन को देखिएगा और फिर आंसर दीजिए. चलिए, तो माय फर्स्ट क्वेश्चन इज, ये जो लाइन है देखिए मैं रेड कलर से ये जो लाइन बना रहा हूं वो लाइन क्या रिप्रेजेंट करती है? ये मैंने जो लाइन बनाई है एग्जैक्टली वही. यस, यू आर राइट. दिस इज पंप कैरेक्टरिस्टिक्स हेड वर्सेस फ्लो कर्व, जैसे हमने देखा. वेरी गुड. नाउ द सेकंड लाइन जो आपके पास में लेके आ रहा हूं, अब इसको ध्यान से देखिएगा. यहां पर जो लिखा हुआ है 40 डिग्री, 40, 50, 55, 60, ये क्या रिप्रेजेंट करते हैं? यस, यू आर अगेन राइट. दिस रिप्रेजेंट्स the efficiency of the pump. Very good. आपको डायरेक्टली ये ग्राफ याद आ जाना चाहिए. ओके, यही रही ना वो लाइन, ये रही. और साथ में
यहां पर आपने जो पॉइंट दिखाया था 60%, 55%, वो ये रहे। वेरी गुड। सो नाउ अब हमें क्या करना है वो आपको पता है, किस तरीके से आप ज्यादा इसमें आगे बढ़ सकते हैं वो भी आपको पता है। बट इसके साथ में एक छोटी सी डिटेल दी गई है कि नेट पॉजिटिव सक्शन हेड रिक्वायर्ड वो कितना होना चाहिए, उसकी भी डिटेल इसके साथ में हर एक एफिशिएंसी पे दिया गया है, क्योंकि हमें कैविटेशन को भी ध्यान में रखना है। सारे पंप की कौन सा पंप सिलेक्ट करना है, 7.5 HP का, 10 HP का, वो भी डिटेल यहां पर दी गई है। यहां पर सारे हेड लिखे हुए हैं इन टर्म्स ऑफ मीटर, यहां पर फीट में हेड लिखे हुए हैं, ये फीट में हेड है, राइट हैंड साइड पे मीटर में हेड है, बॉटम में मीटर क्यूब पर आवर में फ्लो रेट है और गैलन्स पर मिनट में फ्लो रेट है। तो ये फ्लो रेट की डिटेल्स है। इसके अलावा ओके, बाकी तो सारी डिटेल्स मैंने आपको बता दी। तो ये एक ग्राफ है जिसको आपको पढ़ना है, जिसको आपको समझना है और उसके बेसिस पे आपको सही पंप का सिलेक्शन करना है, कीपिंग इन माइंड द टोटल हेड रिक्वायरमेंट, द कैपेसिटी रिक्वायरमेंट एंड द चॉइसेस ऑफ पंप अवेलेबल एट आवर एंड। पंप कंट्रोल बाय वेरिंग स्पीड, पंप को कंट्रोल किया जा सकता है स्पीड को वेरी करके, उसके बारे में भी बता लेते हैं। वहां पर दो केसेस बनते हैं। एक केस है कि जहां पर फ्रिक्शन लॉसेस ज्यादा है, स्टैटिक हेड कम है। स्टैटिक हेड कम वाला केस ये है, जहां पर स्टैटिक हेड कम है वहां पर एफिनिटी लो एक्टिवेट होगा, यानी वो अप्लाई होगा। जैसे कि आप कर्व में देख सकते हैं कि सबसे जो कम एफिशिएंसी है 1184, वहां पर कितनी एफिशिएंसी मिल रही है ये पॉइंट पे, दैट इज 83% और 83 एंड 86 के बीच में कुछ 85% एफिशिएंसी मिल रही है। ओके, दिस इज 85% एफिशिएंसी मिल रही है। कौन से आरपीएम पे? 184 आरपीएम पे। अगर हम 130 50 पे भी आते हैं तो भी हमें हेड भी बढ़ाना पड़ेगा, फ्लो रेट भी बढ़ जाएगी और वो एफिशिएंसी मिलेगी। परफेक्ट। तो अगर हमारा ऑपरेटिंग पॉइंट है 30 मीटर हेड एंड अराउंड 500 मीटर क्यूब पर आवर, तो हमारे पास 1184 की स्पीड से हमें ये पंप को रन करना है। यही पंप जो दिया गया है उसको 1184 आरपीएम की स्पीड से रन कर रहा है, जो सबसे लोएस्ट स्पीड यहाँ पर दिखाई गई है। बट वही बात हम करते हैं कि स्टैटिक हेड अगर ज्यादा हो, देखिए यहाँ पर स्टैटिक हेड ज्यादा है और सिस्टम कर्व जो पंप कर्व को है वो कट कर रहा है कुछ अलग तरीके से, जिस तरीके से स्टैटिक हेड कम है वहां पर नहीं कर रहा है। ओके, फ्रिक्शन हेड ज्यादा है, स्टैटिक हेड कम है। और स्टैटिक हेड अगर ज्यादा हो तो वो सिस्टम कर्व जो है वो पंप को कुछ अलग पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, यानी वहां पर जो मिनिमम आरपीएम है वो बेस्ट एफिशिएंसी पॉइंट नहीं है। वहां पर 1350 आरपीएम भी बेस्ट एफिशिएंसी पॉइंट नहीं है, वहां पर सबसे मैक्सिमम आरपीएम बेस्ट एफिशिएंसी पॉइंट है। अगर हमें 50 मीटर हाइट पे पहुंचाना है पानी को विद अराउंड 700 मीटर क्यूब पर आवर, अगर हमारी रिक्वायरमेंट है तो, करेक्ट। सो दिस इज द वे विथ विच वी नीड टू डील, यानी कि स्टैटिक हेड जब कम है, फ्रिक्शन हेड ज्यादा है, तो एफिनिटी लो वहां पर वर्क करेगा और वहां पर हम लोवेस्ट आरपीएम को सिलेक्ट कर सकते हैं। बट जब स्टैटिक हेड कम नहीं है, ज्यादा है स्टैटिक हेड, तो उस टाइम पे हमें हायर आरपीएम पे जाना पड़ सकता है। तो वही लिखा हुआ है यहाँ पर, इन अ सिस्टम वेयर स्टैटिक हेड इज हाई as illustrated in figure 6.16, the operating point for the pump moves relative to lines of the constant pump efficiency when the speed changes. The reduction in flow no longer is proportional to speed. A small turn down in a speed would give a big reduction in flow rate and pump efficiency, which could result in the pump operating a region where it could be damaged if it ran for an extended period of time. ये डैमेज भी हो सकता है अगर इसको एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम पे रन करवाया तो, इवन एट अ लोअर स्पीड।
at the lowest speed illustrated 1184 rpm, the pump does not generate sufficient head to pump any liquid into the system. यहाँ पर अगर हमने 1184 rpm पे पंप को रन करवाया तो कोई हेड नहीं बनता है कि पानी डिलीवर हो पाए। सो इसी के साथ हमें अगर फ्रिक्शन हेड ज्यादा है, अगर स्टैटिक हेड कम है, उस केस के अंदर हम एफिनिटी लॉस का यूज करेंगे और सही पंप सेलेक्ट करके हमारी ऑर्गेनाइजेशन के 5 to 10 लाख रुपीस पर एनम सेव करेंगे। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।